जो हमारा क्लास 11 की बिजनेस स्टडी में जहाँ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है ना। या फिर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की, जिसमें हम समझेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक इंट्रोडक्शन कि क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक तरीके का ऐसा बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड जो टोटल पैसा है वो डिवाइडेड होता है इनटू द शेयर्स, एंड द पीपल हु बाय द शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर। देखो अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लो हम सारे यहाँ पर 15-20 लोग हैं, 20 लोग हैं मान लो, सबका एक सिंपल मोटिव है, सेम मोटिव है, सब एक ही मकसद से पूरे 20 के 20 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ आए और सबने एक पैसा इस बिजनेस में लगाया, और जो वो पैसा उस बिजनेस में लगाया सबने उसको अपने हिस्सों के हिसाब से बांट दिया, शेयर्स के हिसाब से बांट दिया, और जो भी इंसान जिसने पैसा लगाया है वो सभी उस कंपनी में शेयर होल्डर कहलाते हैं। जैसे मान लो अगर एक कंपनी है और उस कंपनी में 20 मेंबर हैं और उस कंपनी ने एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए रखी है और हर इंसान 10-10 शेयर खरीद के बैठा है, तो अगर एक इंसान एक शेयर 100 रुपए का है और एक इंसान ने हर इंसान ने मान लो फॉर एग्जांपल 10 शेयर खरीदे हैं, तो टोटल 10 इंटू 100 1000, यानी कि 1000 एक बंदे ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और ऐसे ही कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो टोटल 20 से मल्टीप्लाई करो 20,000, यानी कि इस बिजनेस की जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है वो 20,000 हुई है। कितने शेयर होल्डर हैं इसके अंदर, टोटल 20 शेयर होल्डर है, और हर एक शेयर होल्डर के पास ऐसे ऐसे 10-10 शेयर हमने एग्जाम्पल बनाए। तो आपको शेयर होल्डर का मतलब समझ में आ गया होगा। जो भी उस कंपनी के शेयर खरीदता है या जिस भी उस कंपनी के शेयर होते हैं, जो उस कंपनी का मालिक है, शेयर्स जो उनका अधिकार होता है, पैसा जितना उन्होंने एक शेयर की वैल्यू कितने की है, जितने कितने शेयर्स उन्होंने खरीद रखे, ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, ध्यान रखना, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब मालिक और बिजनेस दोनों अलग है, शेयर होल्डर और उनका जो बिजनेस है वो दोनों अलग है। कल को अगर बिजनेस एक्सट्रीम लॉस में आ गया तो आपने जितना पैसा डाल रखा है उतना ही आप चुकाओगे, अपने घर से अलग से पैसा नहीं लाओगे, ठीक है। और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है इनका। प्रॉपर्टी ओन कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो जैसे हम बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे, है ना, पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, तो हमने ये पढ़ा था कि फिर वो बंदा अपने खुद के नाम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, कंपनी अपने खुद, मतलब जो पार्टनरशिप में दुकान होती है, अब दुकान और मालिक एक है, तो जब एक ही है तो वो मालिक के नाम से जमीन होगी, मालिक के नाम से बिजनेस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब मालिक और बिजनेस अलग है, तो जब बिजनेस अपनी तरफ से एक अलग है, तो बिजनेस अपने हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से खड़ी हो सकती है, ठीक है ना। और कोई भी पैसा स्यू करना हो किसी से, या अपना खुद का एक नाम होता है, खुद के अपने नाम पे सारी चीजें कर सकती है। जैसे मान लो आप हो, आपने एक कंपनी खोल रखी है और ये है, इन्होंने अपना पार्टनरशिप खोल रखा है, तो जिस बंदे ने पार्टनरशिप खोल रखा है, तो ये अगर कल को संपत्ति बिजनेस खरीदना, जमीन खरीदना चाहता है अपने बिजनेस के लिए, तो ये अपने नाम से खरीदेगा। लेकिन इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो अपनी कंपनी के नाम से खरीद ले या फिर अपने नाम से खरीद ले, समझ, क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों अलग है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। क्लियर है बेटा। एग्जांपल अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जांपल दूं तो टाटा मोटर्स, ठीक है ना, या रिलायंस इंडस्ट्रीज या इंफोसिस लिमिटेड, ये कुछ एग्जांपल है कंपनियों के, जॉइंट स्टॉक कंपनियों के। अगर आप यूं सोच रहे हो कि भैया एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनी का ही नेचर आपको बता रहा है, ठीक है, यूं कंफ्यूज मत हो जाना जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा इसके फीचर्स की, कि जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसके फीचर्स क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब क्या होता है कि एक कंपनी कानून के द्वारा बनाई गई है और इसको रजिस्टर करा जाता है कंपनी एक्ट। कौन सा होता है कंपनी एक्ट, 2013, 1956 पुराना वाला है, अब सारा जो है कंपनी एक्ट चलता है 2013 के अकॉर्डिंग। तो एक कंपनी लॉ के द्वारा बनाई, जब भी आप कंपनी बनाओगे तो वो
कानून के तहत बनती है और आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। बेटा कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे रखी है। सेपरेट लीगल मतलब मालिक और बिजनेस अलग है। तो एक तरीके से जो कंपनी है ना वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग गॉड पर्सन्स माने जाते हैं, हम लोग भगवान द्वारा बनाए गए ऐसा कहा जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल जनरली किसे कहा जाता है? कंपनीज को। जैसे जो कोई क्या कह रहा है, एक कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ और एक नया एक ह्यूमन बीइंग, रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है ये, लेकिन इसके पास खुद की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। कंपनी खुद से, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बोलोगे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, आप बोलोगे किसके साथ? मैंने ना अंबानी की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, तो वो बोलेगा कि बेटा सिर्फ कंपनी का नाम बोल, अंबानी अंबानी कंपनी का नाम मत बोल, ये बोल कि किसके साथ साइन करा। जैसे मैंने रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप रिलायंस कंपनी के साथ साइन कर रहे हो, उसके मालिक से आपका कोई एक्चुअल पर्सनल लेना देना नहीं है। अगर कल को नुकसान हो जाए तो आप जो उस कंपनी का मालिक हो उस पर भैया लाओ अपने घर से पैसा ला के दो, मेरा नुकसान हो गया, नहीं नहीं नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? तो इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। बोले भाई हमने थोड़ा नुकसान करा, कंपनी ने करा है, भले उसको चला हम लोग रहे हैं। इस तरीके से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है, स्यू कर सकती है और खुद के ऊपर भी स्यू हो सकता है ना? भाई कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है जैसे कंपनी कर सकती है। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है बेटा, है ना? एंटिटी कह लो, आइडेंटिटी कह लो, चीजें क्लियर है। एंटिटी दुकान का नाम ही होता है, आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो। और कंपनी का अपने पास खुद का आइडेंटिटी होता है, अपने मालिक शेयर होल्डर से अलग होती है और इसका खुद का अपना अलग नाम होता है बिजनेस का। बाकी एक फायदा फीचर्स है, देखो ये फीचर्स में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और आप देखो मैं आपको एलएलपी पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको 1% कंपनी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको ये चीजें बड़ी आराम से समझ में आ रही होगी। आपको लग रहा है भैया ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी कब से ही चल रहा है। इसीलिए याद है जब प्रोप्राइटरशिप कराई थी वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी वर्ड आया था, तो मैं बार बार क्यों समझा रहा था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है चीजें। तो आपको कहता है लायबिलिटी यहाँ लिमिटेड है, मतलब जो शेयर होल्डर है उनके पास पैसा जो डाल रहे हैं सिर्फ जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है उतना ही वो नुकसान झेलेंगे, पर्सनली अपने घर से पैसा नहीं लाएंगे। ठीक है? तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी के कर्जे के लिए, उन्होंने जितना पैसा डाला है सिर्फ उतना ही नुकसान चुकाएंगे, उससे एक्स्ट्रा घर से नहीं लाएंगे। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी मैं आपको एलएलपी में समझा चुका हूं, है ना? बताओगे परपेचुअल सक्सेशन, मालिक मर जाए, रतन टाटा, आपने भी देखा कि जो टाटा जी थे उनकी डेथ हो गई, तो क्या हुआ? अब वो कंपनी बंद हो जाएगी क्या? उससे पहले भी कोई उनके पिताजी होंगे, उससे पहले उनके पिताजी होंगे, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? वो तो चलती रहेगी। तो कंपनी कभी भी डाई मरती नहीं है, ये अब एग्जिस्ट करेगी अगर शेयर होल्डर या डायरेक्टर चेंज हो गए या मर गए या छोड़ गए। ठीक है? कॉमन सील बेटा, अब ये चीज ध्यान समझना, कंपनी कैन नॉट साइन लाइक अ पर्सन। भाई तुम सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो, दस्तखत करके दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दो, बोले भैया हम तो नहीं कर, अब तुम कर दोगे, लेकिन एक कंपनी है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं, तो क्या हम ऐसे कोई बनाया हुआ इंसान के सही में खड़ा होकर साइन करेगा क्या? नहीं ना। तो कंपनी इंसानों की तरह साइन नहीं कर सकती, उसमें एक स्टैंप होता है, थप्पा, कॉमन सील, थप्पा। तो एक ऑफिशियल स्टैंप होती है जिसे हम कॉमन सील कहते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और ये अब आज के टाइम पे तो ऑप्शनल हो गया है, मर्जी है आपकी। ऑप्शनल समझते हो? एडिशनल काइंड ऑफ, मर्जी है, कर सकते हो तो ठीक है, कंपलसरी नहीं है। तो अब ये 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शनल हो गया है, लेकिन पहले कॉमन सील बड़ा इंपॉर्टेंट कागजात हुआ करता था। और मतलब ये जो सील थप्पा होता था कंपनी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, जैसे मैं शेयर होल्डर हूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूं, लेकिन मैं नहीं करा, शेयर होल्डर नहीं करा, मेरी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करिए आपके साथ, तो आप अपने दस्तखत तो कर दोगे, फिर क्या मैं करूंगा? नहीं, कंपनी करेगी। तो कंपनी की अपनी एक स्टैंप होगी, थप्पा होगा, वो थप्पा लगा दे रहे हैं। समझ में आया? इस तरीके से आगे चलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी के अंदर जो, अब देखो कंपनी भी आप आगे जाके पढ़ोगे, कंपनी 3 टाइप की होती है। अब 2 नहीं बोलूंगा मैं, बता सकते हो 3 कौन कौन सी? एक तो अभी हमने पढ़ लिया 1% कंपनी, और एक प्राइवेट कंपनी, और एक पब्लिक कंपनी। अगर आपको याद हो मैं डिफरेंस पढ़ा चुका हूं आपको, प्राइवेट, पब्लिक और 1%। इसीलिए ओपीसी देखना, जब आप ये वीडियो भी देख रहे हो या कुछ भी समझ रहे हो, तो इससे पहले 1% कंपनी जरूर देखना, क्योंकि वो चीजें तब ज्यादा ये समझ में आ जाएंगी
या फिर ये देखने के बाद भी 1% कंपनी एक बार देख लेना, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अच्छा, जो ट्रांसफरेबिलिटी है बेटा, अब क्योंकि मैं जैसे मान लो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास इस कंपनी का शेयर है, अब मैं चाहता हूँ या मैं इस कंपनी का शेयर बेच दूं, अब मैं मालिक नहीं रहना चाहता, इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो आप, लेकिन प्राइवेट में आप नहीं कर सकते, और ये बात मैंने आपको समझा भी रखी थी। सबकी परमिशन लेनी है, यहाँ जी मैं अपने चाचा के लड़कों को शेयर बेच दूं क्या, तो वो बोलेंगे कि नहीं जी नहीं बेच सकते, तो नहीं बेच सकता। लेकिन अगर हाँ सब अलाउ कर दें तो कर सकते हो। बाकी आपको बोलता है मालिकाना, जो ओनरशिप है, मालिकाना अधिकार जो है, और मैनेजमेंट जो है, वो दोनों यहाँ पर अलग होती है। लेकिन हमने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर हर जगह पढ़ा कि ये ऐसा नहीं होता था। पार्टनरशिप और ओनर दोनों ही मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही सेम, एक ही बंदा करता था। बड़ी कंपनी है भाई, ओनर जो है ना वो कंपनी को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते, ठीक है ना। कंपनी किसके द्वारा चलाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और उन्हें शेयर होल्डर ही चुनते हैं। जैसे मान लो मैं हूं, मैं भी बन सकता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी का, लेकिन जनरली कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलाई जाती है। अगर मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं या मालिक हूं, तो मैं अलग से इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रखूंगा और वो इस कंपनी को मैनेज करेंगे। दे कैन बी मैनेजमेंट, दे कैन बी ओनर, बट फिर भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट या ओनर दोनों को अलग कहा गया है, ठीक है। कैपिटल कलेक्शन, कंपनी एक लार्ज अमाउंट ऑफ पूंजी इकट्ठी करती है, और वो कैसे, जनता को शेयर इशू करके। लेकिन प्राइवेट कंपनियां क्या करती है, प्राइवेट कंपनी आम जनता को थोड़ी ना इशू करेगी, वो तो 10-20 लोगों में सीमित है। तो उसमें मेरे भाइयों जो 10-20 लोगों में सीमित है ना, वो 10-20 लोगों में ही अपने शेयर्स को इशू करना पड़ेगा उसे, समझ रहे हो। लेकिन आम जनता में तो कोई भी खरीद सकता है। बाकी रेगुलेशन बाय लॉ, देखो कंपनी को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती है, और वो सब कंपनी एक्ट के जरिए चलता है। तो ये बेटा मैंने सारे फीचर्स बताए आपको, देखो 8-9 फीचर्स हैं। इसके बाद मेरे भाइयों हम आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रहे हो तो क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला फायदा है, लायबिलिटी आपकी लिमिटेड रहने वाली है। क्यों, ज्यादा पैसा नहीं डालना आपको, आपने जितना इन्वेस्ट करा उतना ही डूबेगा, घर से नहीं लाके देना, फायदा है। लार्ज कैपिटल है, ये एक फायदा है। क्यों, क्योंकि अब आप, अगर आपको लग रहा है आपको ज्यादा पैसा चाहिए, और शेयर इशू कर दो, और शेयर इशू कर दो मार्केट में, ठीक है ना। या फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, आपके पास एक फायदा है कि आप आज इस कंपनी के मालिक नहीं रहना चाहते, किसी को बेच दो इस शेयर को, है ना। शेयर की वैल्यू बढ़ रही हो घट रही हो, आप बेच के जा सकते हो, हट सकते हो इस कंपनी से। जनरली तो क्या होता है बिजनेस में, अगर हमारा बिजनेस है तो हमें उसको बंद ही करना होता है, लेकिन यहाँ आप मालिक रह भी सकते हो और चाहो तो हट भी सकते हो टाइम टू टाइम। परपेचुअल सक्सेशन एक बहुत बड़ा फायदा है, क्या कि किसी इंसान के मरने या छोड़ने से कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी तो फिर भी चलती रहेगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्यों एफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं, तो फायदा तो होगा ही ना। ग्रोथ और एक्सपेंशन है, जायज बात है, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो। मोस्टली कंपनियां ही तो है ज्यादा बड़ी होती हैं, जो है ना, बड़ा पैसा लगता है, बड़े बिजनेस आइडियाज होते हैं इस तरीके से। पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी मिलता है, क्यों, क्योंकि कंपनी को ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट उन्हें जमा करानी पड़ती है कि हमने पूरे साल कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। तो इससे जो आम जनता है वो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखती है और उन्हें लगता है ये तो अच्छी कंपनी यार, अच्छा पैसा कमा रही है, इस तरीके से। बाकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकती है सस्ते दाम पे, जिससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो ये एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक फायदा है। बाकी रिसर्च एंड इनोवेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ज्यादा पैसा है कि वो रिसर्च कर सकती है और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर या अपनी सर्विस को और बेहतर कर सकती है। तो ये मेरे भाइयों इसके कुछ फायदे हैं। इसके बाद अगर मैं नुकसान बताऊं इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो नुकसान मेरे भाइयों ये है कि इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजर। कंपनी बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, और ये मुश्किल भी होती है और महंगी भी होती है स्टार्ट करना। दूसरी बात, टू मेनी रेगुलेशन, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जैसे कि आपको लगातार ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझाया था। ऑडिट जनरली एक बार फिर से समझाता हूँ, पहले आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, जो आप अकाउंट्स में सीख रहे हो। उसके बाद एक बंदा होता है ऑडिटर, वो सारी अकाउंटिंग को फिर चेक भी करवाना पड़ता है उस ऑडिटर से कि हमारे पूरा बिजनेस का अकाउंट सब सही बना है कि नहीं बना, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो वो ऑडिटर भी अलग से आते हैं। फिर बेटा हमें ना इसमें अलग से मीटिंग रखनी जरूरी होती है, जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, उसमें मीटिंग भी हमें रेगुलर रखनी जरूरी है
एक साल में 2 बार होती है, 1 बार होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो आप धीरे धीरे आगे जाके पढ़ोगे जब डीपली जाएंगे हम इसके अंदर। और रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती है, तो बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सीक्रेसी कम है, बता सकते हो सीक्रेट चीज, सीक्रेट कम रह सकता है इसमें, कम सीक्रेट ना ज्यादा नहीं रह सकता। बता सकते हो सीक्रेसी क्यों कम रही है? पब्लिक है, तुम खरीद लो कल को, तुम खरीद लो कल को, तुम खरीद लो, और फिर आपको रिपोर्ट्स भी तो पब्लिक करनी है कि नहीं? कंपनीज को अपने अकाउंट्स या फाइनेंशियल डिटेल पब्लिक करने पड़ते हैं, तो इसलिए उनके जो सीक्रेट्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। आगे चलते हैं। स्लो डिसीजन मेकिंग। स्लो डिसीजन मेकिंग मतलब कहता है डिसीजन जो लेते हैं ना बहुत सारे लेवल्स पे पीपल। अब देखो जायज बात है, कंपनी है, बड़े स्टेप्स हैं, बड़े ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इसके अंदर, तो कोई भी आप इतनी जल्दी स्टेप्स नहीं ले सकते जो आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में भी ले सकते थे। यहाँ पर डिसीजन स्लो निकलते हैं और थोड़े से लेट निकलते हैं, ठीक है। बाकी और नुकसान पड़े, सेपरेशन है ओनरशिप का और कंट्रोल का। क्या होता है ना, ओनर्स जो होते हैं ना वो कंपनी को नहीं चलाते, डायरेक्टर चलाते हैं उसको, डायरेक्टर मैनेज करते हैं। कभी कभी डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो अपना बेस्ट इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते शेयर होल्डर का। मतलब अब तुम खुद मालिक हो और तुम्हें खुद जितना मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट कमा सकते हो, तो तुम जी जान लगा दोगे, लेकिन पैसा तुमने लगा रखा है और मैनेज कोई और बंदा कर रहा है, तो वो सिर्फ अपनी सैलरी पे ध्यान देगा या अपने कामों पे। वो जरूरी नहीं है कि वो आपके इंटरेस्ट पे फोकस करे, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो इसीलिए ना कभी कभी जो ओनरशिप और कंट्रोल है ना ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो एक नुकसान बना देता है। बाकी फ्रॉड होने का चांस है, अगर मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट निकली, जो आपकी मैनेजमेंट है वो डिसऑनेस्ट निकली, बेईमान निकली, तो फिर जो पैसा आपने लगाया है या लिया है लोगों से वो मिसयूज हो सकता है, या फिर शेयर होल्डर चीट कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो कभी कभी फ्रॉड होने के भी चांस होते हैं। बाकी इंटरेस्ट जो होते हैं उसमें कंफ्लिक्ट हो जाता है, मतलब कभी कभी कंफ्लिक्ट आ जाता है शेयर होल्डर, डायरेक्टर और मैनेजर के बीच में। शेयर होल्डर चाहता है कि इस साल प्रॉफिट जो हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिविडेंड मिले। आपको डिविडेंड में थोड़ा समझा चुका हूँ, जो भी प्रॉफिट होता है लास्ट में बांटा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। तो वो बंदा चाहेगा ज्यादा से ज्यादा, शेयर होल्डर तो यही चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा वो चाहता है कि यार इस बार ना प्रॉफिट तो हुआ है पर हम इसको ना अपने बिजनेस में संभाल के रखे, ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन शेयर होल्डर नहीं चाहता ये चीज। तो कंफ्लिक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं दोनों के इंटरेस्ट में, है ना। हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, पैसा, किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए पैसा लग रहा है, तो एक कंपनी को बहुत सारे लीगल प्रोसीजर, कंप्लायंस, मीटिंग, ऑडिट, इन सब में ज्यादा पैसा लगता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कंपनी पढ़ चुके हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ चुके हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो ये कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बनाया जाता है। इसमें मकसद क्या होता है हमारा, पैसा कमाना, उसमें सर्विस देना। मेंबरशिप क्या होती है, कोई भी इस कंपनी के शेयर खरीदेगा और शेयर होल्डर बन जाएगा। यहाँ पर मेंबरशिप वॉलेंट्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और सिर्फ मेंबर्स ही फायदा उठा सकते हैं। मिनिमम मेंबर इसके अंदर कितने हैं बेटा, देखो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर चाहिए अब, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर तो होने ही चाहिए। यूजुअली मिनिमम मेंबर्स तो कम से कम 10 तो हों कोऑपरेटिव सोसाइटी में। बाकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर ये आम जनता को अपना शेयर इशू करते हैं और पैसा लाते हैं, और यहाँ पर आप क्या करते हो, मेंबर से पैसा इकट्ठा करवाते हो, है ना। मैनेजमेंट की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज करी जाती है, और इसमें मैनेजिंग कमेटी, आपस में ही हम सारे मिलकर मैनेजिंग कमेटी बना लेते हैं इस तरीके से। वोटिंग अधिकार कैसा है, तो देखो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उसके पास उतना ज्यादा वोट, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा मिला रखा है, और यहाँ पर एक वोट एक मेंबर एक वोट, ठीक है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, तो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बढ़ता है। मैं बार बार बोला ना कि जो भी प्रॉफिट होता है शेयर होल्डरों को डिविडेंड के नाम से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है वो उन मेंबरों में बढ़ जाता है या फिर अपने ही समाज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये कंपनी लॉ अथॉरिटीज के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। इसको कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेशन, मतलब कंपनी लॉ अथॉरिटीज, जो कंपनी लॉ बना रही है उसकी एक अथॉरिटीज होती है जो देखती है कोई गलत तो नहीं हो रहा। और यहाँ ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली अगर आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो तो कंपनी में, पब्लिक कंपनी में आप आसानी से शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट में नहीं। लेकिन इसमें तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रीली, है ना, मेंबरशिप में नहीं कर सकते बेटा। इसके बाद अगर हम कंपनी और पार्टनरशिप में फर्क पड़े, तो कंपनी और पार्टनरशिप में फर्क ये है कि ये कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाता है, और ये आप कह सकते हो पार्टनरशिप एक्ट 1930, कितना होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है।
उसमें रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट होता था। इसके अंदर मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट में 2 होते हैं, पब्लिक में 7 होते हैं। इसके अंदर मिनिमम मेंबर्स 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं कानून के तहत। लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस क्या है कि इनका सेपरेट लीगल एंटिटी है और उनका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब मालिक और बिजनेस कंपनी में अलग होता है और पार्टनरशिप में अलग नहीं होता। लायबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई, अभी तो वैसे अनलिमिटेड है, अगर पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी हो गई तो वो क्या कहलाती है? हाँ, तो वो एलएलपी कहलाती है। याद है, हमने एलएलपी पढ़ रखा है। देखो मैं इतना कहूंगा, टाइम टू टाइम चीजें कवर करते रहना वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ रहे हो। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है और इसमें आपस में मैनेज करते हैं पार्टनर सारे मिलके। कैपिटल की बात करें तो ज्यादातर पैसा इशू ऑफ शेयर से निकाला जाता है, शेयर इशू करके पैसा लाते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पर सारे लोग पैसा अपना खुद का इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट ट्रांसफर करना, मतलब अगर आपके पास शेयर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो सिर्फ पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, प्राइवेट में नहीं हो सकते इतना आसानी से। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ना, इसमें शेयर ट्रांसफर आराम से हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में आप बिना सहमति के ट्रांसफर नहीं कर सकते। सब पार्टनरों से आपस में बात करोगे और फिर ट्रांसफर कर सकते हो। स्टेबिलिटी, जो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है वो, मतलब जैसे बिजनेस स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर मर जाए, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, कोई छोड़ के चला जाए, नया आ जाएगा। यानी कि यहाँ परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है और वहां पे तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और इसमें आपकी मर्जी है, लेकिन एडवाइजेबल है कि कर लो भाई तो ज्यादा बेहतर है। ऑडिट की अगर हम बात करें तो कहता है कंपलसरी या ऑडिट कराना, तो देखो कराना ही पड़ता है इसमें, और इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है, जब तक कि सरकार रिक्वायरमेंट ना करे आपसे कि हाँ ये करा के दो। अच्छा, अब हमारा ये जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने खत्म कर लिया, अब कंपनी के टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में कंपनी एक लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट के तहत चलती है, और कंपनी के जो टाइप्स है ना वो ओनरशिप, लायबिलिटी, कंट्रोल और पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमें किस चीज के बेसिस पर पढ़ना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, जो हमारी किताबों में दिया गया है। और अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनी समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके का बिजनेस करना है, क्या हमारा बिजनेस का साइज होना चाहिए, कितना हम पैसा डाल रहे हैं, क्या हम रिस्क ले रहे हैं, क्या हमारा मकसद है, तो उस हिसाब से हम अलग अलग कंपनियां खोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपनी की ओनरशिप, मालिकता के हिसाब से, तो आप 1% कंपनी खोल सकते हो, आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो और आप पब्लिक कंपनी। हमें तो ये 3 कंपनी पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो अगर हम 1% कंपनी की बात करें तो कहता है एक कंपनी जो ओन करी जाती है, मैनेज करी जाती है एक अकेले इंसान के द्वारा। देखो बुक में ये थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मैं अलग से ऑलरेडी एक चैप्टर आपको समझा चुका हूँ 1% कंपनी पढ़ा के, तो मैं कहूंगा वो आराम से देखना, इसमें मैंने बस इतना ही रखा है। फीचर्स की मैं बात करूं तो ये 2013 कंपनी एक्ट के तहत डाला गया था, अगर आपको याद हो, और इसके अंदर एक ही इंसान होता है और उसको अपना एक नॉमिनी रखना पड़ता है ना। नॉमिनी मतलब कि कल को कुछ हो जाए तो कौन फिर बिजनेस संभालेगा। बाकी इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है और ये पब्लिक से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, ठीक है, इसको अकेले ही डालना पड़ेगा जितना ही डाल सकता है। और ये छोटे बिजनेस के लिए सही है, या कोई अकेला मालिक हो और कंपनी चलाना चाहता हो तो वो कर सकता है। बाकी एग्जांपल है, एक वेब डेवलपर है, वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहा है एक 1% कंपनी के नाम से कि भाई मैं वेब डेवलपर हूं मैं, और वो अपनी कंपनी खोल लेगा अभी इस नाम से, ठीक है, मतलब जो भी अपना नाम बनाएगा आगे जाके। अगर हम बात प्राइवेट कंपनी की, तो एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेटली ओन करी जा रही है और वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती। हम 15-20 लोग हैं आपस में और मिलके एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, सब अमीर अमीर है, बहुत पैसा है सबके पास, इस तरीके की कंपनी चला दो। मिनिमम मेंबर देखो 2 हैं और मैक्सिमम 200 हैं, ये चीजें याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। और कम से कम इसके 2 डायरेक्टर्स की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान रखना, कितने डायरेक्टर्स की? 2 डायरेक्टर्स की। और शेयर यहाँ पे आसानी से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, और जब भी ये कंपनी का नाम होगा तो उसके पीछे ये पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के साथ लगाती है, जैसे इन्फोस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड, अर्लियर पहले के टाइम पे ऐसा लिखते थे, जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड। ऑब्वियसली जो वो चला रहा है वो शेयर होल्डर होगा, है ना। अब पब्लिक कंपनी, ये पहले की बात हो रही है, अब क्या पता चेंज हो गई हो,
तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं, क्या पता पब्लिक पे पैसा रेज, जनरली मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, बस इतना ध्यान रखना कि एक प्राइवेट कंपनी अपने जो शेयर्स है उनको अगर पब्लिक को इश्यू करना शुरू कर दे तो अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब ध्यान रखना, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी में। ठीक है, इस चीज का आगे चलते हैं, पब्लिक कंपनी को समझते हैं। पब्लिक कंपनी कैन ऑफर शेयर टू जनरल पब्लिक और फ्रीली ट्रेडेड होते हैं। ऐसी कंपनी जो पब्लिक को, आम जनता को कि खरीद लो भाई खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम की तो लिमिट ही नहीं है। मिनिमम 3 डायरेक्टर की जरूरत है और शेयर आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। और इसमें आप जब पैसा लाओगे तो आप इशू कर सकते हो शेयर को या इशू कर सकते हो डिबेंचर को। ये क्या चीज होती है हम आगे जाके समझेंगे कि मैं अगर जनता से पैसा चाहता हूं तो मैं शेयर के रूप में ले सकता हूं, डिबेंचर डेप्ट के रूप में ले सकता हूं। इक्विटी डेप्ट सुना होगा आपने, कि आपने एक ऐड सुनी होगी, ऐड आती है। और आपको आगे जाके मुझे एक बार जरूर बताना, मैं आगे जाके आपको थोड़ा बहुत ये, आप जनरली वो सुनते हो ना कि म्यूचुअल फंड्स, हाँ म्यूचुअल फंड, वो उसका भी समझाऊंगा केस, वो क्या केस है, वो भी एक खतरनाक चीज है, वो एक डिफरेंट है इनसे, ठीक है ना, बताऊंगा वो। अच्छा, इसमें से बेटा लिमिटेड लगता है इसके नाम के आगे, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ये पब्लिक कंपनी है, यानी कि इसके अंदर आम आदमी का भी पैसा लगा हुआ हो सकता है। अब बेटा प्राइवेट और पब्लिक में एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। मिनिमम मेंबर, पहला डिफरेंस कर देना, मिनिमम 2, इसमें 7। प्राइवेट में 200 मेंबर मैक्सिमम, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। रिस्ट्रिक्ट क्या है कि भैया आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसमें शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। पीबीटी एलटीडी आना चाहिए, या सिर्फ एलटीडी आना चाहिए। आप इन्वाइट नहीं कर सकते लोगों को शेयर खरीदना है, डिवेंचर खरीदने के लिए, यहाँ आप इन्वाइट कर सकते हो। और आप यहाँ पर कैपिटल जनरल पब्लिक से ले सकते हो, और यहाँ पर आप रेज कर सकते हो इशू। अच्छा, यहाँ पर आप जो जनरल पब्लिक है उससे पैसा नहीं ले सकते, यहाँ आप ले सकते हो। बाकी डायरेक्टर 2 है यहाँ पे, कम से कम देखो बेटा, कम से कम 2 डायरेक्टर का मतलब और बढ़ा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ कम से कम 3 डायरेक्टर यहाँ भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मीटिंग की बात करिए तो देखो कंपलसरी नहीं है यहाँ मीटिंग प्राइवेट कंपनी में, लेकिन कंपलसरी है एक स्टैट्यूटरी मीटिंग रखना। बाकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं होता, चीजें खुलासा नहीं होता यहाँ ज्यादा। यहाँ पे आपको जायज बात है अपनी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का खुलासा करना पड़ जाता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार उसमें रेगुलेशन डाल के रखती है, रूल्स बना के रखती है बहुत सारे। बाकी मेरे भाइयों, जो हमारी एलएलपी थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, याद है हम जब भी पढ़ रहे थे कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो पैसा डालते हैं वो प्राइवेट कंपनियों में डालते हैं, 1% में भी नहीं डालेंगे, प्राइवेट एलएलपी में भी नहीं डालेंगे, प्राइवेट कंपनियों में डालते हैं ज्यादा पैसा, क्योंकि वो प्राइवेट में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनमें चीजें सेम क्या है? सेम चीज ये है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, दोनों अपने मालिकों से अलग है। लायबिलिटी लिमिटेड है, कहता है दोनों के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, कहता है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। परपेचुअल सक्सेशन की बात करें तो दोनों के पास कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होती है, कोई मरा भी जाए तो भी बिजनेस कंटिन्यू कर ही सकता है। बाकी ये पैन, टैन और जीएसटी है, कहता है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रजिस्टर्ड कराने पड़ते हैं, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, ठीक है ना। बाकी टैक्सेशन, कहता है दोनों को सेपरेट टैक्स एंटिटीज माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो दोनों को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बात कर चुके थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जो टैक्स भरते हो वो आप क्या कहते हैं, इनकम टैक्स वाले टैक्स भरते थे, लेकिन एलएलपी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप कंपनी वाला टैक्स, इनकम टैक्स है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स भरते हो, ध्यान रखना इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इनमें डिफरेंस पड़े तो बेटा एलएलपी 2008 के एक्ट के अकॉर्डिंग आई थी और कंपनी एक्ट 2013 के एक्ट है, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, लेकिन एलएलपी बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है। ओनर और मालिक दोनों अलग होते हैं, और इसमें जनरली मैनेजमेंट और मालिक दोनों ही एक ही चीजें चलाते हैं पार्टनरशिप में। देखो ये चीजें जब समझ में आएगी जब आप प्राइवेट कंपनी भी पढ़ चुके हो और एलएलपी भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। मिनिमम मेंबर्स की बात करें तो देखो कम से कम 2 शेयर होल्डर चाहिए और 2 डायरेक्टर चाहिए, 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर, और इसके अंदर आपको बोलता है एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, डायरेक्टर्स की तो बात ही नहीं करिए। एनुअल कंप्लायंस, तो देखो ज्यादातर स्ट्रिक्ट है, आपको आरओसी फाइल करनी पड़ती है
और ऑडिट कंपलसरी करना पड़ता है। यहाँ आपको ऑडिट तभी करना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा हो रही है, ठीक है। बाकी वो सरकार एक टाइम पे आपको अपने आप ही बता देगी। इन्वेस्टमेंट फंडिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको आप लोगों से पैसा ले सकते हो, ठीक है ना। आप इन्वेस्टमेंट फंडिंग की अगर हम बात करें, देखो पार्टनर्स प्राइवेट कंपनी में आप शेयर होल्डर हो और लोगों को इनवाइट कर सकते हो अपनी कंपनी में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एलएलपी में आप शेयर नहीं इश्यू कर सकते। जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी है, तो ये एक बंदा बड़ा पैसा लेकर आया तो उसको प्राइवेट कंपनी का अपना एक नया शेयर होल्डर बना के कर सकती है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में आप पैसा नहीं डाल सकते अलग से। प्राइवेट कंपनी में तो फिर भी पैसा डाला जा सकता है। अगर हम ओनरशिप का ट्रांसफर करने की बात करें तो शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है लेकिन हो सकता है। आपस में बातचीत करके आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो आप पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे नहीं कर सकते आप। बाकी बेटा सफिक्स लगता है, इसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है और इसके आगे एलएलपी लगता है, खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी खत्म हो गया है। इसका जो नेक्स्ट यूनिट होगा ना, उसमें मैं आपको एक छोटा सा और टॉपिक है इसका जो खत्म हो जाएगा, फिर हमारी सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा समझ लो कि अभी हम 8-9 चैप्टर कर चुके हैं बिजनेस स्टडी के, जहां पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये कि हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करना है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलानी चाहिए अगर हम इन्वेस्टमेंट या फिर अगर हम बिजनेस चलाना चाहते हैं तो कौन सी हमारे लिए सही है, वो चीज हम समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।